एक बीजेपी सांसद हैं जिनका नाम है कौशल किशोर। लखनऊ की मोहन लालगंज सीट को लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। अब पिछले करीब 2 हफ्ते से ये सांसद महोदय बड़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब ना तो इनके इलाके में कोई फ्लाईओवर टूटा है और ना ही यूपी में चुनाव का अभी फिलहाल कोई सीन है, फिर भी ये आपको रोज टीवी पर दिख रहे हैं। वजह है इनका बेटा जिसका नाम है आयुष। 2 मार्च के दिन आयुष के ऊपर किसी ने गोली चलाई थी। बस इसी के बाद से ही आए दिन आयुष गोलीकांड वाले इस केस में नए नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं और कौशल किशोर भी लगातार खबरों में बने हुए हैं। मामले में लेटेस्ट अपडेट यह है कि सांसद महोदय के घर के पास उनकी बहू यानी आयुष की पत्नी अंकिता ने सुसाइड करने की कोशिश की है। रविवार रात यानी 14 मार्च की रात अंकिता ने अपने हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की थी। हालांकि समय रहते ही उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज हुआ और वो फिलहाल खतरे से बाहर है। अंकिता ने सुसाइड की कोशिश से पहले एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी। आयुष पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। अब अंकिता ने ऐसा क्यों किया? आयुष पर क्या गंभीर आरोप लगाए? आयुष गोलीकांड वाला मामला आखिर है क्या? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे आज की बड़ी खबर में। मामला काफी पेचीदा है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसे थोड़ा आसान करके आपको बता सकें। लेकिन इन सबके पहले हर बार की तरह आज भी जान लीजिए दिन की सुर्खियां। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। पहली सुर्खी बनाई है बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर ने। बीएमसी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक्ट्रेस पर आरोप है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद भी उन्होंने लापरवाही बरती और बाहर घूमती रही। साथ ही उन्होंने शूटिंग में हिस्सा भी लिया। गौहर खान के खिलाफ ओशिवार पुलिस स्टेशन में धारा 188, 269, 270 और 51B के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पिछले कुछ दिन पहले ही गौहर के पिता का निधन हो गया था। अगली सुर्खी एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी खुशबू सुंदर से जुड़ी है। दरअसल तमिलनाडु चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें खुशबू सुंदर का नाम भी है। खुशबू चेन्नई की 1000 लाइट्स विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। सुंदर ने पिछले साल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी के ऊंचे पदों पर बैठे कुछ नेता मनमानी कर रहे हैं और उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जिसके कारण वे कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रही है। कांग्रेस में आने से पहले खुशबू सुंदर डीएमके में थी। विधानसभा सीट का टिकट मिलने के बाद खुशबू ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया और चुनाव जीतने का वादा भी किया। अगली सुर्खी भी तमिलनाडु से जुड़ी है। राज्य में विधानसभा चुनाव बहुत निकट है। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके महिला वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने 14 मार्च को अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें कहा गया कि अगर पार्टी राज्य की सत्ता में आती है तो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी, साथ ही साल की मैटरनिटी लीव भी। पार्टी ने महिलाओं को मुफ्त वॉशिंग मशीन और सोलर स्टोव भी देने का वादा किया है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक परिवार को मुफ्त में 6 गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे। वहीं बस टिकट की भी कीमत महिलाओं के लिए आधी करने का वादा डीएमके ने किया है। बैंक लोन, औरतों की सुरक्षा और महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बातें भी पार्टी मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है। अगली सुर्खी केरल से है। यहां कांग्रेस पार्टी की विमेन विंग की प्रमुख लतिका सुभाष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पार्टी ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। सुभाष केवल इस्तीफे पर ही नहीं रुकी, उन्होंने राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। विरोध के तौर पर उन्होंने अपना सिर मुंडा लिया। सुभाष ने 2018 में केरल महिला कांग्रेस प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी लीडरशिप पर महिलाओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इनमें से केवल 9 महिलाएं हैं। आखिरी सुर्खी खेल की दुनिया से है। भवानी देवी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर महिला बन गई है। वो टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी करती नजर आएंगी। दरअसल 14 मार्च को तलवारबाजी विश्व कप चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी प्रतियोगिता में भवानी देवी ने ये मकाम हासिल किया। भवानी देवी तमिलनाडु से वास्ता रखती हैं और 8 बार की नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। वो पिछली बार के ओलंपिक में क्वालिफाई करने से चूक गई थी। ओवरऑल रैंकिंग में वो फिलहाल 45वें स्थान पर हैं। यहां खत्म होती है हमारी सुर्खियां। अब लौटते हैं बड़ी खबर पर, यानी आयुष गोलीकांड के मुद्दे पर। शुरुआत होती है 2 मार्च की रात से। इस रात लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर और विधायक जयदेवी के बेटे आयुष किशोर को गोली मार दी गई। गोली आयुष को छूते हुए निकल गई। पुलिस को बताया गया कि बाइक सवार आदमियों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए।
घायल आयुष को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराकर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई। 3 मार्च की सुबह पुलिस को जांच में मामला करवट बदलता नजर आया। जांच में पुलिस को पता चला कि जो गोली आयुष को लगी है वो उसी की लाइसेंसी पिस्टल से चली थी। इसके बाद जांच का रुख पलट गया। पुलिस जांच में आदर्श ने बताया कि उसने ही अपने जीजा पर गोली चलाई थी। हालांकि ये भी कहा कि आयुष के कहने पर ही उसने ऐसा किया था। आदर्श के मुताबिक आयुष की 3 आदमियों से दुश्मनी थी, चंदन गुप्ता, मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह। इन्हीं तीनों को फंसाने के लिए आयुष ने आदर्श के साथ मिलकर अपने ऊपर गोली चलवाने का प्लान बनवाया था। पुलिस ने भी 3 मार्च को यह जानकारी दी कि ये प्लानिंग आदर्श और आयुष ने मिलकर रची थी। पुलिस ने आदर्श को जेल भेज दिया और इधर आयुष इलाज के बाद नर्सिंग होम से गायब हो गया। फिर 4-5 दिन बाद आयुष फिर प्रकट हुआ, अपना एक वीडियो जारी किया, दावा किया कि उनकी पत्नी अंकिता ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया था। आयुष का करीब 20 मिनट का एक वीडियो आया। इसमें आयुष ने कहा कि उन्होंने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर अंकिता से शादी की थी और शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन 4-5 महीने बाद आयुष को यह पता चला कि अंकिता ने पहले ही किसी से शादी कर रखी थी और उससे तलाक भी नहीं हुआ था। इसके बाद जब आयुष ने इस मुद्दे को अंकिता के सामने उठाया तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। आयुष ने आगे क्या कहा, सुनिए। मैं अपने माँ बाप से माफी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सजा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और हम माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो। इसके अलावा आयुष ने अंकिता के ऊपर मारपीट करने के भी आरोप लगाए। कहा कि अंकिता ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, 2-3 शादियां कर रखी हैं। आयुष ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि वो लखनऊ जा रहे हैं और वहां जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देंगे। उसके बाद सारी जांच पुलिस के हाथ में होगी, वो जो जांच करे। इन आरोपों को भी खारिज किया कि वो उन्होंने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी। इसके बाद आयुष ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की एक याचिका दायर की। फिर मड़ियाव थाना पुलिस ने आयुष को 41 से नोटिस भेजा। आयुष 14 मार्च को मड़ियाव थाना पहुंचा। इंडिया टुडे के आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने करीब 1-1.5 घंटे तक आयुष से पूछताछ की, जिसमें आयुष ने कहा कि आदर्श ने उसके ऊपर गोली चलाई, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया इसकी जानकारी उसे नहीं। पूछताछ के बाद लखनऊ एडीसीपी प्राची सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 41 की नोटिस आयुष के घर में कामिला कराया गया था, उसी के लिए उनको आज डेट दी गई थी। वो आए थे और जो भी केस हुआ था उस दिन, उसके बाद बारे में उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं और अभी पूछताछ और चलेगी। जब और कुछ जाना होगा तो उनको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। क्या अरेस्टमेंट के लिए भी आप लोग कर सकते थे, क्योंकि पूछताछ में बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, कुछ एलिगेशन जो थे वो लगे, उसका आपने पाया उसमें? अभी ये सब तफ्तीश का विषय है, अभी कुछ क्लियरली उन्होंने बताया नहीं है और बाकी चीज़ें फिर उनको बुलाया जाएगा तब आगे की पूछताछ होगी। गोली किसने चलाई थी इस बात में क्लियर हो पाया है कि कौन आरोपी था, किस वजह से गोली चली है कुछ, क्योंकि ये तो प्राइमरी सीन था उसके। गोली के लिए उन्होंने आदर्श का नाम बताया है, लेकिन किस वजह से उसने गोली चलाई है ये अभी उन्होंने क्लियरली नहीं बताया। अंकिता के बारे में जो बातचीत चल रही थी, लगातार उसने एलिगेशन लगाए थे कि हमारे ऊपर गोली जा रही है और हमको उसको लेकर कोई बातचीत थी, किसने कहा जब मैं आऊँगा लखनऊ पुलिस के सामने सब चीज़ें बताऊँ? नहीं, अभी अंकिता के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। अगली बार जब पूछताछ होगी तब उनको आगे की आपको प्रोसीडिंग क्या करें? आगे बस यही सब चीज़ें क्लियर करनी है कि जो भी उस दिन घटनाक्रम हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है और यही सब पूछताछ होगी। अगली बार उनको बुलाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो आयुष ये आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है कि अंकिता ने उनके ऊपर गोली चलवाई है। हालांकि ये बातें भी कयास मात्र ही हैं। गोली चलाने के आरोप तो आदर्श पर लगे हैं, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका था, क्या मकसद था, इसे लेकर अभी साफ तस्वीर नहीं बन पा रही है। आयुष ने जो वीडियो जारी किया था उसमें उन्होंने प्रदीप नाम के एक आदमी का जिक्र किया था। कहा था कि प्रदीप नाम के आदमी से अंकिता की शादी हो चुकी थी। मनीष जायसवाल नाम के आदमी का भी जिक्र किया था, इसे भी अंकिता का दोस्त बताया था। ये ध्यान रखिए कि आदर्श ने आयुष के तथाकथित 3 दुश्मनों के जो नाम बताए हैं उसमें प्रदीप और मनीष का नाम शामिल है। इस मामले में दूसरा पक्ष है आयुष की पत्नी अंकिता का।
अंकिता ने 6 मार्च को अपने ससुर सांसद कौशल किशोर पर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया था कि सांसद ने ही आयुष को फरार करवाया है। आयुष दिल्ली में सांसद आवास में छिपा है। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया था कि आयुष ने उसके सामने ही सांसद पिता को बताया था कि वो अपने ऊपर गोली चलवाएगा, इसके बाद चंदन गुप्ता समेत दूसरे लोगों को फंसा देगा। हालांकि सांसद कौशल किशोर ने इन सब आरोपों को निराधार बताया था। अब एक दिन पहले अंकिता ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो बुरी तरह से रोते बिलखते दिख रही हैं। कह रही हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आयुष ने उन्हें छोड़ दिया। आगे कहा कि उन्होंने कभी भी आयुष के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी सबने मिलकर उनके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा दिए। आगे अंकिता ने कहा कि वो आयुष के साथ जैसी भी थी खुशी से थी, लेकिन अब आयुष ने उनके सामने जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, कितना लड़ू सबसे। आगे अंकिता ने क्या क्या कहा सुनिए। क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है, मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको, नहीं सब के झूठ झूठ बोलते, तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी, इतना झूठ बोल दिया तुमने, मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने। मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा से भी रिक्वेस्ट करी, अभी फ़ोन भी किया मैंने उनको, फ़ोन मेरा काट रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं मेरे साथ, वो भी कह रहे हैं, सब कह रहे, सब झूठे झूठे आरोप लगा रहे। मैं जो मर रही हूँ ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा परिवार, पूरा घर भर है तुम्हारा, क्योंकि सबने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। तुम सबको यही करना तो फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए? तुमसे प्यार करने की यही सजा मिली मुझे। कभी किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, इस दुनिया से जा रही हूँ। तुम रहना कुछ, जहाँ पे तुमको कोई प्यार नहीं करता था, तुम ही तो कह देते ना कि तुम्हारे घर वाले तुमको प्यार नहीं करते, है ना। आज तुम उनके पास ही चले गए हो वापस, मुझे छोड़ के। आना तब मेरे हाल तक पूछने नहीं है, मेरा घर छूटने, रेंट नहीं दिया, खाना गैस सिलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं। एक बार सोचा नहीं मैं क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी, सारी चीजें मेरी गई है। तुमको तो तुम सब कुछ मिल गया, मेरा क्या। आगे अंकिता ने कहा कि वो आयुष के वापस आने का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। उन्हें पता चला कि आयुष थाने गया है, वो थाने भी गई, लेकिन उनसे कह दिया गया कि आयुष वहां नहीं आया। अंकिता ने पुलिस के ऊपर भी मिलीभगत करने के आरोप लगाए हैं। फिर ये कहा कि आयुष उन्हें मारते थे, फिर भी वो उनके साथ ही थी। अंकिता ने कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। इस वीडियो के सामने आने के बाद 14 मार्च की रात अंकिता लखनऊ के दुबग्गा इलाके में कौशल किशोर के घर के सामने पहुंची और अपनी नस काट ली। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद अंकिता ने मीडिया से बात की। उन्होंने क्या कहा सुनिए उन्हीं की जुबानी। आप हॉस्पिटल लाई गई, क्या हुआ था? असल बात ये हुई थी कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, क्योंकि आयुष काफी समय से मिल ही नहीं रहा है, और आज वो थाने पे भी गया था। मैंने मतलब उसके पिताजी से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसके बावजूद भी मैंने कई बार मैंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, तो व्हाट्सएप पे भी मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया ताकि मैं उससे बात ना कर पाऊँ। और उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि आयुष मैंने उसके पूरे रिश्तेदारों के घर में, जहाँ जहाँ मैं जानती थी, सारे रिलेटिव के यहाँ गई, मैंने पता किया, सबने मना किया कि वो यहाँ पे नहीं है। लास्ट नहीं बचता है भाई इसका घर। तो मैं घर पे आई तो घर वालों ने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद मुझे कोई ऑप्शन नजर नहीं आया सुसाइड के अलावा। तो आपने सुसाइड करने को जी किसी से बात हुई? उनके भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कौन अंकिता, मैं किसी अंकिता जानता नहीं हूँ, जबकि वो मेरे साथ बरेली मुझे ड्रॉप करने गए, तो मुझे पहचानने से मना कर रहे हैं। क्या आपकी आयुष से बात हुई? बिल्कुल भी आयुष से बात नहीं। मैं वही तो कांटेक्ट करना चाहती हूँ भाई, मुझे बातचीत करना है। मेरा पति तो मुझे बात कराया भी नहीं जा रहा है, उनके परिवार के द्वारा मुझे मिलने तक नहीं दे रहा। बात की तो बहुत दूर बात है। तो आपने किस तरीके से आत्महत्या करने की कोशिश की? मैंने हाथ की नस काटी, आत्महत्या करने की कोशिश की।
अंकिता ने आयुष के परिवार के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि वो लोग आयुष से उन्हें मिलने नहीं दे रहे हैं। इस पर इंडिया टुडे के पत्रकार ने कौशल किशोर से बात की, जहां कौशल ने साफ तौर पर कह दिया कि अंकिता उनकी बहू नहीं है, वो केवल उनके बेटे की पत्नी है। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। और क्या कहा सांसद ने, सुनिए। पहली बात तो वो मेरी बहू नहीं है जी, क्योंकि आयुष और उन लोगों ने अपने आप शादी किया जी। हम लोगों ने शादी नहीं किया, इसलिए वो मेरी बहू नहीं है। ये शब्द का यूज करना ठीक नहीं है। वो अपने आप मर्जी से शादी किया, वो आयुष की पत्नी है, बहू हम लोगों की नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो यहाँ पर नहीं आई थी मेरे घर पे, वो सड़क पे आई थी। वहाँ सड़क पे एक दूसरा घर बना हुआ है, वहीं सड़क पे उसने जो भी किया है, उसने ड्रामेबाजी की है। वो हमारी छवि को धूमिल कर रही, हमारी और विधायक की छवि को धूमिल कर रही है। उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, 2 लड़के उसके साथ थे, वही लोग पूछ रहे थे वहाँ पर। तो उसको प्रोवोक किया जा रहा है जानबूझ करके, और जो भी कर रही है वो हमारा और हमारी पत्नी विधायक जो है जयदेवी कौशल और हमारे जो और लड़के हैं आकाश किशोर, उनका जो है बदनाम करने का काम कर रही, छवि धूमिल करने का काम कर रही। ये अपराध है, वो अपराध कर रही है इस तरीके का। हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आयुष को बेदखल कर दिया गया है, पहले से ही ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया था, और उसकी बेदखली की घोषणा जो उस तरह होती है अखबारों वगैरह में, उसको भी कर दिया जाएगा। उससे कोई लेना देना हमारा नहीं। कौशल जी, आपने कहा कि कोई लोग पीछे से उसको प्रोवोक कर रहे हैं, कौन है? आपको कुछ आइडिया है? आपको ये मेरा आइडिया नहीं है, कोई ना कोई तो है उनके पीछे। वो लड़के कौन है उनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं। वो जो लड़के उसके साथ गाड़ी से आए थे मोटरसाइकिल से, वो 2 लड़के कौन है? जो एक लड़के से खड़े होकर पूछते हैं कि तुम आयुष हो क्या, तो वो पहचानते भी नहीं है, और पूछ रहे हैं एक लड़के से कि तुम आयुष हो क्या। इस तरह की जो पूछने का मतलब है, तो इसका क्या मतलब है, कौन है? इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई उनके पीछे लगा हुआ है, जो रोज उनको इस तरह की बात करता है कि आज तुम ये करो, आज तुम ये करो, आज तुम ये करो। और वो ऐसे ही लोग हैं जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहिए। आयुष के भाई विकास किशोर ने भी मीडिया से बात की और अंकिता के ऊपर आयुष की हत्या की कोशिश करने के आरोप लगाए। कहा कि अगर आयुष अंकिता को प्रताड़ित करता था तो थाने में जाकर रिपोर्ट करानी चाहिए थी। ये खुद नहीं गई और अब परिवार के ऊपर आरोप लगा रही हैं, जो कि गलत है। और क्या कहा विकास ने, उन्हीं की जुबानी सुनिए। परिवार किसी तरीके भी जिम्मेदार नहीं है। ये कह रही हैं प्रताड़ित। अगर जो आयुष इनको कर रहा था तो इनको जाके थाने में जो है रिपोर्ट करानी थी, लेकिन प्रताड़ित तो ये खुद ही कर रही थी। और जब इसकी सच्चाई आयुष जानने लगा तो आयुष की हत्या करने की इन लोगों ने पूरी की पूरी बना लिया, प्लान बना लिया, और करने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो बच गया। अब वो सच्चाई बता रहा, तो इनको डर लग रहा है कि समाज के सामने, देश के सामने इनकी सच्चाई पता चल जाएगी तो ये कहीं की इनकी इज्जत कहीं नहीं रहेगी। इसलिए ये सवाल उठा रही, बार बार हम लोग के ऊपर ब्लेम लगा रही हैं। अंकिता बहराइच के हुजूरपुर की रहने वाली हैं। आईएएस की कोचिंग के लिए लखनऊ में रह रही थी। उनका परिवार अभी भी हुजूरपुर में रह रहा है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर रामबारन चौधरी ने अंकिता के परिवार वालों से बात की। उनके पिता ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि अंकिता और आयुष ने शादी कर ली है। अंकिता के पिता ने कहा, लखनऊ में अंकिता 1.5 साल से पढ़ाई कर रही थी। हम उसके लिए लड़का खोज रहे थे 2 साल से। उसकी शादी नहीं हुई है। आयुष से उसकी शादी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। इसके आगे अंकिता के पिता ने बताया कि प्रदीप नाम के व्यक्ति से उन्होंने अंकिता की शादी तय कर दी थी। अंकिता की उम्र करीब 24-25 बरस है। वहीं आयुष की उम्र को लेकर 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि आयुष 30 साल का है, लेकिन उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि आयुष की उम्र 19 बरस है। रिपोर्ट्स की माने तो आयुष और अंकिता की मुलाकात करीब 7 महीने पहले हुई थी और 6 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों साथ में रह रहे थे। अंकिता इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। ये केस काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस सभी पक्षों की बात को ध्यान से सुने, कौन क्या साख रखता है इसे थोड़ा नजरअंदाज करे और पता लगाए कि आखिर गोली किसने और क्यों मारी। अंकिता और आयुष दोनों एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, उनकी सच्चाई का पता लगाया जाए। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब वक्त हो चला है हमारे जाने का, यानी हमारे आखिरी सेक्शन चलते चलते का। आज हम आपको जो फिल्म रेकमेंड करने जा रहे हैं उसका नाम है इश्क नॉट अ लव स्टोरी। जी, नाम की ही तरह इस फिल्म का कॉन्सेप्ट भी बड़ा अलहदा किस्म का है। मलयाली भाषा की ये फिल्म मॉरल पुलिसिंग जैसे एक बड़े ही सेंसिटिव विषय पर बेस्ड है, मगर प्रेम में गुथी ये कहानी जिस तरह से घटती है वो कमाल है। आधी फिल्म के खत्म होते होते आप इतने हैरान और परेशान हो जाते हैं मानो छाती में सांस अटक गई हो। दूसरे हिस्से में मामला थोड़ा फिल्मी होता है, मगर खत्म होते होते फिल्म वापस से पटरी पर आ जाती है। सब कुछ घटने घटाने के बाद फिल्म का आखिरी सीन आता है जो इस फिल्म की सार्थकता को मानो 2 बिलांगों पर पहुंचा देता है।
हम ज़्यादा नहीं बताएंगे वरना आपके लिए पिक्चर स्पॉइल हो जाएगी। अगर नहीं देखी तो फुर्ती से Amazon प्राइम वीडियो पर आप इसे देख सकते हैं। देखें और बताएं कि ये कैसी लगी आपको। ये रिकमेंडेशन हमें श्वेतांक ने दिया है। अगर आप भी कोई फिल्म, सीरीज या किताब रेकमेंड करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें theordinaryshow@gmail.com पर। ये भी बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लग रहा है। आप हमें मेल कर सकते हैं, ढेर सारे मेल्स भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस शो में उनके जवाब दे पाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बने रहें ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।